नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एम्बुलेंस ड्राइवर की है, जिनका नाम प्रमोद है। तो चलिए अब यह कहानी प्रमोद जी के नजरिया से सुनते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर हूं और आज जो मैं आप लोगों को अपनी आपबीती सुनाने जा रहा हूं वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि मेरे इसी काम के दौरान मेरे साथ घटी एक ऐसी भयानक और अविश्वसनीय घटना है जिसने मुझे मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। उस रात अगर ऊपर वाले का और मेरे परिवार की दुआओं का साथ न होता तो शायद आज मैं भी उन्हीं वीरान जंगलों में एक भटकती हुई आत्मा बनकर रह गया होता, अपने घर कभी वापस नहीं लौट पाता। यह वाकया आज से लगभग 5 साल पहले का है। उन दिनों मैं एक सरकारी अस्पताल के लिए एम्बुलेंस चलाता था। पहाड़ों की नौकरी वैसे भी मुश्किल होती है, ऊपर से एम्बुलेंस चलाने का काम। यहाँ सड़कें मैदानी इलाकों जैसी नहीं होती, तीखे मोड़, गहरी खाइयां और कब मौसम बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा काम मरीजों को वक्त पर अस्पताल पहुंचाना होता है, चाहे दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान। उस रोज मैं एक मरीज को बड़े शहर के अस्पताल में छोड़कर वापस अपने कस्बे लौट रहा था। सर्दियों के दिन थे और अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। सफर ज्यादा लंबा तो नहीं था, कोई 70-80 किलोमीटर का रहा होगा, लेकिन क्योंकि रात का वक्त था और रास्ता भी ज्यादातर घने जंगलों और सुनसान इलाकों से होकर गुजरता था, तो ऐसे में मैं अपने केबिन में पुराने गाने ऊंची आवाज में चलाकर अपनी ही मस्ती में गाड़ी भगा रहा था। रात के सफर में अक्सर ड्राइवर ऐसा ही करते हैं, अकेलापन भी कट जाता है और नींद भी दूर रहती है। घड़ी में उस वक्त रात के कोई 11 बजे के आसपास का टाइम हुआ होगा। हाईवे पर ट्रैफिक न के बराबर था। मैं अभी अपने कस्बे से कोई 20-25 किलोमीटर ही दूर था कि एक सुनसान जगह पर, जहां सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था, मेरी नजर सड़क किनारे खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। पहले तो उस बुढ़िया को इस तरह इतनी रात को इस वीरान जगह पर खड़ा देखकर मैं सोच में पड़ गया कि इतनी रात को यह अकेली यहाँ क्या कर रही है। अगर यह कोई शहर होता तो मैं सोच लेता कि शायद कोई बेघर होगी या किसी का इंतजार कर रही होगी, लेकिन इस इलाके में तो रात के 8 बजे के बाद ही सन्नाटा पसर जाता है। ऐसे में मुझे उसे देखकर थोड़ी चिंता हुई। पता नहीं क्यों मेरे दिल में बार बार एक ख्याल आ रहा था कि एक बार रुक कर पूछ लेना चाहिए। हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में हो या उनकी तबीयत खराब हो। पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है, लोगों को वक्त पर गाड़ी नहीं मिलती। यही सब सोचकर मैंने जैसे ही उनके पास जाकर अपनी एम्बुलेंस थोड़ी रोकी और शीशा नीचे करके आवाज दी, अम्मा सब ठीक तो है? आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? यह सुनकर वो बुढ़िया, जो अब तक सड़क की तरफ पीठ करके खड़ी थी, धीरे से मेरी तरफ पलटी। हेडलाइट की रोशनी में मैंने देखा वो काफी बुजुर्ग थी। उम्र होगी कोई 80-85 साल। ठंड में एक पतली सी पुरानी शॉल ओढ़े वो बुरी तरह कांप रही थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखें अंदर को ढंसी हुई थी। मैंने फिर से पूछा, अम्मा कोई परेशानी है क्या? मैं अस्पताल से ही आ रहा हूं। अब मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोली, बेटा मैं सुबह से यहाँ खड़ी हूँ। मेरे बेटे ने कहा था कि तू यहीं रुक, मैं बस आधे घंटे में आता हूँ, पर सुबह से रात हो गई, वो अब तक नहीं लौटा। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और दुख भी हुआ। मैंने सोचा, कैसा कलयुगी बेटा है जो अपनी बूढ़ी माँ को इस सुनसान जंगल में छोड़कर चला गया। मैंने कहा, अम्मा आप चिंता मत करो, मैं आपको आगे गांव तक छोड़ दूंगा। आप कहाँ रहती हैं? तो वो बोली, बेटा अब मुझे गांव नहीं जाना, मुझे तो अब बस ऊपर वाले के पास जाना है। उनकी यह बात मुझे बड़ी अजीब लगी। मैं हैरानी से बोला, ये क्या कह रही हो अम्मा? तो वो रोते हुए बोली, बेटा मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करेगा? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बस आज रात की ही मेहमान हूं। मेरे मरने के बाद बस मेरी लाश को मेरे घर तक पहुंचा देना। मेरी 2 बहनें हैं, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। ये सुनकर तो मैं सन्न रह गया। मैं घबराते हुए बोला, अम्मा तुम तो जिंदा हो, भली चंगी हो, ये कैसी बातें कर रही हो? तो वो एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं बेटा मैं बस सांस ले रही हूं, अंदर से तो मैं कब की मर चुकी हूं। तू बस हाँ कह दे, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। उस वक्त मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे लगा
शायद बुढ़ापे में अम्मा का दिमाग सठिया गया है या दूह के मारे ऐसी बातें कर रही हैं। मैंने उन्हें टालने के लिए कहा, अम्मा तुम ऐसी बातें मत सोचो, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। यह सुनकर वो जोर जोर से रोने लगी और बोली, नहीं बेटा, अब अस्पताल में कुछ नहीं रखा, तू बस मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। मेरा घर यहां से ज्यादा दूर नहीं है, वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है उसी के पीछे है। उसकी जिद और उसकी हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मुझे लगा कि इन्हें किसी भी हाल में यहां अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर मैं बोला, ठीक है अम्मा, रो मत, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, लेकिन यह मरने मारने की बातें मत करो। यह सुनते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और मुस्कान आ गई। मैंने पीछे का दरवाजा खोला और उन्हें आराम से अंदर बैठाया। उन्होंने अपनी छोटी सी गठरी अपने पास रखी और एक कोने में बैठ गई। मैंने दरवाजा बंद किया और वापस अपनी सीट पर आकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं अब उस पहाड़ी की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर अपनी एम्बुलेंस चला रहा था जिसके बारे में उस अम्मा ने बताया था। वो रास्ता बेहद संकरा और उबड़ खाबड़ था। मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था और बीच बीच में पीछे शीशे से अम्मा को देख लेता था। वो चुपचाप आंखें बंद करके बैठी थीं जैसे सो रही हूं। हम अब मुख्य सड़क को पीछे छोड़कर उस कच्ची पथरीली पगडंडी पर आगे बढ़ रहे थे जिसे अम्मा ने अपने घर का रास्ता बताया था। चांदनी रात थी जिसकी वजह से अंधेरे में भी रास्ता किसी तरह दिख रहा था। मैं उन अम्मा के बताए रास्ते पर धीरे धीरे एम्बुलेंस चला रहा था। चारों तरफ घना जंगल था और रात की खामोशी में सिर्फ झींगुरों की आवाज और एम्बुलेंस के इंजन की घर घराहट सुनाई दे रही थी। अभी मैं उस रास्ते पर थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे लगा जैसे गाड़ी का पिछला टायर पंक्चर हो गया है क्योंकि गाड़ी एक तरफ को दब रही थी। मैंने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर देखा। चारों टायर बिल्कुल ठीक थे। मुझे हैरानी हुई पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस आकर गाड़ी चलाने लगा। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा मुझे फिर से वही एहसास हुआ। इस बार गाड़ी और ज्यादा एक तरफ को झुक रही थी, जैसे पिछले हिस्से में किसी ने बहुत सारा वजन रख दिया हो। मुझे लगा शायद अम्मा उस तरफ खिसक कर बैठ गई होंगी जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ रहा है। मैंने पीछे केबिन में झांक कर देखा। अम्मा अब भी उसी कोने में बैठी थीं, लेकिन अब उनकी आंखें खुली थीं और वो एक तक मुझे ही घूर रही थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे देखकर मैं एक पल के लिए घबरा गया। अम्मा सब ठीक है? मैंने पूछा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ मुझे देखती रहीं। यह देखकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मैं थक गया हूं, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। हम आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे गाड़ी पर वजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसे चढ़ाई पर चढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। एम्बुलेंस का इंजन पूरा जोर लगा रहा था, पर गाड़ी घिसट घिसट कर चल रही थी, जबकि अम्मा देखने में काफी दुबली पतली थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि उनके बैठने भर से गाड़ी पर इतना बोझ पड़ जाए? ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही थी। मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा और कितनी दूर है आपका घर? तो उन्होंने सामने की तरफ हाथ करके बोला, बस बेटा थोड़ी ही दूर है, वो सामने जो पीपल का पेड़ दिख रहा है उसी के पास है, जल्दी ही पहुंच जाएंगे, तू बस चलता रह। यह कहकर वो फिर से आंखें बंद करके बैठ गईं। लेकिन अब उस वजन को सहना मेरे बस की बात नहीं थी। मेरी गाड़ी का इंजन गर्म होने लगा था। मैंने गाड़ी रोकी और कहा, अम्मा मुझे लगता है गाड़ी में कोई खराबी आ गई है, यह आगे नहीं जा पाएगी, आपको यहीं उतरना होगा। जैसे ही मैंने यह कहा वो अम्मा जोर जोर से रोने लगी और जिद करने लगी, नहीं बेटा मुझे घर तक पहुंचा दे, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी, मुझे बहुत डर लगेगा। उनकी जिद और रोना देखकर मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कभी सोचता कि शायद यह मेरा वहम है, तो कभी सोचता कि यह सब बहुत अजीब है, पर उन्हें इस तरह रोता हुआ देखकर मुझे फिर से दया आ गई। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और किसी तरह उसे आगे बढ़ाने लगा। इस बार मुझे साफ महसूस हुआ कि वजन और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब तो गाड़ी का अगला हिस्सा हवा में उठने लगा था। मैं जैसे ही गाड़ी रोकने की कोशिश करता तो वो अम्मा और भी तेज तेज आवाज में रोने लग जाती, तो मुझे मजबूरन आगे बढ़ना पड़ता। अब मैं बस किसी मशीन की तरह गाड़ी चलाए जा रहा था और वो अम्मा पीछे बैठी बस मुस्कुराते हुए एक तक मुझे देखे जा रही थी। फिर जब मेरे लिए उस बोझ के साथ गाड़ी चलाना नामुमकिन हो गया तो मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही अम्मा बोली, देख बेटा वो रहा हमारा घर। यह सुनकर मैंने देखा कि उस बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे एक टूटा फूटा सा कच्चा घर बना हुआ था। घर मिट्टी का था और उसके सामने घास फूस से बनी हुई एक झोपड़ी भी थी।
ये देखकर मैं कुछ बोलता इससे पहले ही अम्मा ने पीछे का दरवाजा खोला और नीचे उतर गईं। उन्हें इस तरह उतरते देखकर मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। वो बड़ी फुर्ती से उतरी थी। फिर वो बोली, अंदर आ बेटा। उस वक्त पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे आसपास कोई है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा था। मेरा सिर चकराने लगा था और दिल की धड़कन अपने आप ही बढ़ने लगी थी। मुझे घबराहट सी होने लगी थी। मैं घबराते हुए उस घर की तरफ देख ही रहा था कि तभी अम्मा मेरी तरफ देखकर बोली, बेटा तू मेरे साथ यहां तक आया है तो मेरी बहनों से भी मिलकर जा। यह कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो एक इंसान का हाथ नहीं बल्कि बर्फ का टुकड़ा है। उनका हाथ बहुत ज्यादा ठंडा था। तभी वो बोली, चलना बेटा। यह कहते हुए वो मुझे लेकर अंदर गई। उन्होंने उस मिट्टी के बने हुए कच्चे घर के सामने जाकर आवाज लगाई, दीदी देखो कौन आया है, हमारा मेहमान। जब उन्होंने आवाज लगाई तो अंदर से दो और बूढ़ी औरतें बाहर आईं। वो दोनों भी दिखने में बिल्कुल उन्हीं अम्मा जैसी थीं, उतनी ही बुजुर्ग, उतनी ही कमजोर। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ घूरते हुए देखा तो एक पल के लिए मैं घबरा गया था। फिर वो तीनों मेरी तरफ देखने लगी और उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। अब मैं बोला, ये अम्मा मुझे मिली थी, इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैं इन्हें घर छोड़ने आया हूं। ये कहते हुए मैंने जैसे ही जाने के लिए कदम बढ़ाया तो पहली वाली अम्मा बोली, अरे साहब आप बैठिए तो मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूं। ये सुनकर मैं बोला, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अब निकलना होगा। तो वो बोली, आप हमारे साथ रात के वक्त यहां आए हो, एक अनजान होकर भी आपने हमारी इतनी मदद की है। इतनी मदद तो कोई किसी की नहीं करता। अगर आप हमारे यहाँ पानी पीकर जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। वैसे अब इस गरीब की झोपड़ी में चाय नाश्ते के लिए तो कुछ नहीं है, बस पीने का पानी है जो मैं दे सकती हूँ। आप कुछ देर बैठिए। वो पास बनी झोपड़ी की तरफ इशारा करके बोली, आप वहां चारपाई पर बैठिए, मैं अभी आई। ये कहकर वो घर के अंदर चली गई। अब बाकी की दोनों औरतें मुझे लेकर उस झोपड़ी में चली गईं और एक बिछी हुई टूटी फूटी चारपाई की तरफ इशारा किया। उस चांदनी रात में वो झोपड़ी बहुत डरावनी लग रही थी। अब मैं उस चारपाई पर जाकर बैठ गया। वो दोनों औरतें भी मेरे सामने जमीन पर बैठ गईं और मुझे घूरने लगी। मैं उस टूटी फूटी झोपड़ी में उस पुरानी चारपाई पर बैठा हुआ था। वो दोनों बूढ़ी औरतें मेरे सामने जमीन पर बैठी मुझे लगातार घूरे जा रही थीं। उनके घूरने का अंदाज बहुत अजीब था, जैसे वो मुझे नहीं बल्कि मेरे आर पार देख रही हूं। मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाकर माहौल को हल्का करने की कोशिश की। झोपड़ी के कोने में लकड़ियों का ढेर पड़ा था। मैंने सोचा शायद खाना बनाने के लिए रखा होगा, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक मेरे कंधे पर पानी की बूंद जैसा कुछ गिरा। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, सोचा शायद छत से कुछ गिरा होगा। लेकिन जब लगातार 2-3 बूंदें मेरे ऊपर गिरी तो मैंने ऊपर की तरफ देखा जहां से कुछ टपक रहा था। अब मैंने सोचा कि शायद मौसम खराब हो गया है और बूंदाबांदी शुरू हो गई है। वैसे भी इस झोपड़ी की छत काफी कमजोर और घास फूस की थी, तो आसानी से बूंदें अंदर आ सकती हैं। यही सोचकर मैंने झोपड़ी से बाहर की तरफ देखा तो मुझे हैरानी हुई कि आसमान तो बिल्कुल साफ था और चांद तारे निकले हुए थे। तो फिर ये मेरे ऊपर क्या टपक रहा है? ये सोचकर मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च जलाकर जैसे ही अपने कंधे पर गिरी हुई बूंदों की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे कंधे पर पानी की नहीं, खून की ताजा बूंदें गिरी हुई थीं और लगातार झोपड़ी की छत से खून की बूंदें टपक रही थीं। अब यह देखकर मैं हैरान और परेशान सा हो गया। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मैंने कांपते हुए हाथों से अपने मोबाइल की टॉर्च झोपड़ी में ऊपर की तरफ की तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। ऐसा लगा जैसे मेरा कलेजा निकलकर बाहर आ जाएगा। मैं चिल्लाना चाहता था, परंतु जैसे मेरी चीख मेरे गले में ही दबकर रह गई थी। मेरी आंखों के सामने एक इंसान का कंकाल था, एक ऐसा इंसानी शरीर जिसे किसी जंगली जानवर ने बुरी तरह नोचा हो। वो उस झोपड़ी की घास फूस वाली छत में आधा तो नीचे की तरफ लटक रहा था और आधा छत के बीचों बीच होकर ऊपर की तरफ था। उसके मुंह से ताजा खून टपक रहा था जो सीधा मेरे ऊपर गिर रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले ही उसे किसी ने मारा है और इतनी बुरी तरह नोचा था कि वो एक कंकाल की तरह ही बचा था जिस पर मांस के कुछ लोथड़े ही चिपके थे। मैं यह भी नहीं पहचान पा रहा था कि वो कोई आदमी था
या औरत। यह देखकर मैं बहुत घबरा गया कि यह कैसे हो सकता है। तभी मेरी नजर उस झोपड़ी के ऊपर बने घास फूस के छप्पर पर पड़ी, जो असल में घास फूस का नहीं बना था। वो इंसानी हड्डियों से बनाया हुआ एक भयानक छप्पर था, जिसके ऊपर उन लाशों के फटे पुराने कपड़े भी पड़े हुए थे। अब यह देखकर तो मैं थर थर कांपने लगा था। मुझे समझ में आ गया था कि मैं कहां आ गया हूं। तभी पास में ही लकड़ियों के ढेर पर मेरी नजर गई, जिन्हें मैं कुछ देर पहले ईंधन समझ रहा था। मोबाइल की टॉर्च के उजाले में अब साफ दिखाई दे रहा था कि वो लकड़ियां नहीं, बल्कि जानवरों और इंसानों की सुखाई हुई हड्डियां थीं। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका झोपड़ी के अंदर आया, और उस हवा के झोंके के आते ही चारों तरफ सड़ी हुई लाशों जैसी भयंकर बदबू फैल गई। इतनी भयानक बदबू थी कि मेरा सांस लेना भी अब मुश्किल हो रहा था। ऐसे में मुझे समझ में आ गया कि यहां पर सब कुछ ठीक नहीं है। जरूर मैं कुछ बुरी शक्तियों के जाल में फंस गया हूं। यह सोचते हुए तभी मुझे अपने एक दोस्त की बात याद आई, जो मेरी ही तरह ड्राइवर था। उसने मुझे इस हाईवे के बारे में बताया था कि यहां पर रात के वक्त बुरी आत्माएं लोगों को परेशान करती हैं। मैंने तब उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था, और आज खुद को यहां फंसा हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं घबराते हुए समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी वो औरत उन दोनों बूढ़ी औरतों के साथ झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। वो मुस्कुरा रही थी, पर अब उसकी मुस्कान मुझे दोस्ती वाली नहीं, बल्कि एक शिकारी वाली लग रही थी। मेरी नजर डर के मारे उसके पैरों की तरफ गई। जब मैंने उनके पैरों की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस औरत के पैर सीधे नहीं, बल्कि पीछे की तरफ उल्टे थे। इसका मतलब यह जिंदा औरत नहीं, कोई चुड़ैल है। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि अगर कोई गर्भवती महिला मर जाए और उसका क्रियाकर्म ठीक तरीके से न किया जाए, तो वो एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल बनती है। इसका मतलब यह औरत वही चुड़ैल है। यह सब मैं सोच ही रहा था कि तभी वो औरत मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ साहब? वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। अब मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपनी आंखों के सामने उस चुड़ैल और उसकी दो भयानक बहनों को देखकर मेरे तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। अब मैं तो वहां से जल्दी से निकल जाना चाहता था। तभी उस औरत ने जो पानी का गिलास लेकर आई थी, वो मेरे आगे किया और बोली, पानी पीजिए साहब। अब मैंने घबराते हुए उस गिलास की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस गिलास में पानी नहीं, बल्कि गाढ़ा लाल खून था। यह देखकर तो मेरे दिल की धड़कन ही रुकने वाली थी। मुझे इस तरह घबराते हुए देखकर वो औरत बोली, क्या हुआ साहब, पानी नहीं पीना क्या? तो मैं हड़बड़ाते हुए और घबराते हुए बोला, नहीं। यह सुनकर वो तीनों औरतें एक साथ बोली, क्या? अब मैं उनकी तरफ देखते हुए सोचने लगा कि अब क्या करूं। तभी कुछ सोचकर बोला, हाँ, पीना है, लेकिन उससे पहले मैं जरा खेत में होकर आता हूं, टॉयलेट जाना है। तो वो औरत मेरी तरफ देखकर अजीब तरह से घूरने लगी और फिर बोली, ठीक है साहब, चारों तरफ खेत ही खेत हैं, कहीं पर भी चले जाइए। अब यह सुनकर मैं वहां से उठा और हड़बड़ाते हुए उस झोपड़ी से निकल गया। वहां से निकलकर मैंने चारों तरफ देखा। जब वो चुड़ैल और उसकी बहनें दिखाई नहीं दी, तो मैंने सोचा कि यह भागने का सही मौका है। यह सोचते हुए मैं खेतों में भागने लगा। अभी भागते हुए मैं थोड़ी ही दूर आया था कि अचानक वो चुड़ैल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक उसे इस तरह अपने सामने आते हुए देखकर मेरे पैर रुक गए। मैं सोचने लगा, इसे तो मैं पीछे छोड़कर आया था, यह आगे कैसे आ गई? तभी मुझे उसकी भयानक मुस्कान दिखी। मैं घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था कि वो चुड़ैल गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तो फिर आप कहां जा रहे हैं? यह कहते हुए उसकी आवाज काफी भयानक हो गई, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों, जिसे सुनकर मैं बहुत डर गया। ऐसे में अब मुझे अपनी जान बचानी थी, इसलिए मैं वहां से दूसरी दिशा में खेतों में होकर जैसे ही भागने लगा, तो वो चुड़ैल फिर से पलक झपकते ही मेरे सामने आ गई और बोली, कहां जा रहे हो साहब, पानी तो पीकर जाओ। ये कहते हुए उसकी आवाज और भी डरावनी हो गई। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही मेरे पीछे से उन दोनों बूढ़ी औरतों की आवाज सुनाई दी, हाँ साहब, पानी पीकर तो जाओ। यह सुनकर मैंने घबराते हुए पीछे की तरफ देखा, तो वो दोनों औरतें घूरकर मेरी तरफ देख रही थीं और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थीं। अब मैं बुरी तरह घिर चुका था। तभी सामने खड़ी चुड़ैल गुस्से में चिल्लाते हुए भयानक आवाज में बोली, पानी पीकर तो जाओ साहब। यह कहकर वो मेरे पास आई। उसके हाथ में खून से भरा हुआ वही गिलास था। अब घबराते हुए मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही उस चुड़ैल ने घूरकर मेरी तरफ देखा और देखते ही देखते उसका पूरा रूप बदल गया। वो बहुत ही ज्यादा भयानक लगने लगी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में मांस और खून का एक कतरा भी ना हो, और उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई थीं, जिनके नीचे काले काले गड्ढे थे। हाथ पैरों के नाखून किसी जानवर की तरह लंबे और नुकीले हो गए थे। धीरे धीरे उसका रंग बदलने लगा और वो पूरी तरह से काली पड़ गई। अब वो बिल्कुल काली हड्डियों का ढांचा लग रही थी, जिस पर जली कटी सी त्वचा चिपकी हुई थी। फिर वो गुस्से में मेरी तरफ घूर कर बोली, कहा ना, पानी पीकर जाओ। जैसे ही उस चुड़ैल ने अपना असली भयानक रूप दिखाया, मैं अपनी सारी हिम्मत खो बैठा। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और मेरे शरीर में बस एक ही प्रतिक्रिया बची थी, भागो। मैं थर थर कांप रहा था और भागने ही वाला था कि अचानक वो दोनों बूढ़ी औरतें, जो अब अपनी धीमी चाल छोड़कर बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ी थीं, मेरे दोनों तरफ आकर खड़ी हो गईं। अब मेरे एक तरफ वो मुख्य चुड़ैल थी और बाकी दो तरफ उसकी बहनें। मैं तीनों तरफ से घिर चुका था। आज बहुत दिनों बाद ताजा शिकार हाथ लगा है। एक बूढ़ी औरत अपनी कर्कश आवाज में बोली। हाँ दीदी, बहुत भूख लगी है, दूसरी ने कहा। इसका खून बहुत मीठा होगा। ये सुनकर मुझे समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये मुझे जिंदा ही नोच नोच कर खा जाएंगी। लेकिन फिर भी मैंने मौका देखकर, जैसे ही वो मुख्य चुड़ैल मुझ पर झपटने के लिए आगे बढ़ी, मैं नीचे झुककर उसके नीचे से निकला और पूरी ताकत से भागने लगा। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, परंतु तभी अचानक वो चुड़ैल हवा में उड़ती हुई मेरी आंखों के सामने आ गई। यह देखकर मैं घबरा गया और फिर से दिशा बदलकर भागने लगा। तो वो चुड़ैल हवा में उल्टी लटकती हुई मेरे साथ साथ चलने लगी और जोर जोर से भयानक रूप से हंसने लगी। जैसे ही वो हंसती, उसके दांत और भी लंबे हो जाते, जिनसे खून टपकने लगता था। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और तभी अचानक हड़बड़ाते हुए किसी चीज से ठोकर खाकर नीचे गिर गया। अब मैं उठना चाहता था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। ऐसे में जमीन पर पड़े पड़े मैं उस चुड़ैल की तरफ देख रहा था, जो हवा में मेरे ऊपर लहराते हुए भयानक रूप से हंस रही थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन जब उठ नहीं पाया तो मैंने पीछे की तरफ देखा। मेरा पैर उन दो बूढ़ी औरतों में से एक ने पकड़ रखा था और वो मेरी तरफ खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। यह देखकर मैं थर थर कांपने लगा और अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। फिर वो बूढ़ी औरत मेरी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगी और देखते ही देखते वो भी एक हड्डियों के कंकाल में बदल गई। उसका शरीर पूरी तरह से काला पड़ गया था। आंखें अंधेरे गड्ढों जैसी थीं और शरीर जला कटा सा था। हाथों के नाखून बहुत लंबे हो गए थे। मुझे देखकर वो तेज आवाज करते हुए हंसने लगी। यह देखकर मैं कुछ करता, उससे पहले ही दूसरी बूढ़ी औरत भी मेरे सामने आ गई, जिसकी हालत भी वैसी ही हो चुकी थी। यह देखकर अब मैं जमीन पर पड़ा हुआ घबराते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगा, तो वो दोनों कंकाल मेरी तरफ बढ़ने लगे। यह देखकर मैं फिर से हिम्मत करके खड़ा हुआ और जैसे ही भागने लगा तो अचानक उनमें से एक कंकाल उछलकर मेरे कंधों पर आकर बैठ गया। उसका वजन इतना ज्यादा था कि मैं लड़खड़ा गया। वो भयानक आवाज में बोला, मुझे तो तेरे साथ ही रहना है, मुझे तेरा खून पीना है। यह कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगा था। अब उसका रोना मुझे बहुत डरा रहा था। ऐसे में मैंने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उतर नहीं पा रहा था। उसका वजन इतना ज्यादा बढ़ गया था, जो मेरे लिए सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। यह देखकर मैं चिल्लाते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने शरीर पर इतना वजन होने की वजह से मैं तेजी से भाग नहीं पा रहा था। तभी लड़खड़ाते हुए मैं फिर से नीचे जमीन पर गिर गया। अब मैं उठता, उससे पहले ही वो मुख्य चुड़ैल फिर मेरे सामने आ गई और अजीब तरीके से अपनी मुंडी चारों तरफ घुमाते हुए फिर भयानक आवाज में बोली, कहा ना साहब, पानी पीकर जाओ, पानी पीना है ना आपको, तो पानी पीकर जाओ। यह सुनकर मैं घबराते हुए कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी दूसरा कंकाल मेरे पैरों से लिपट गया और बोला, भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, दो ना कुछ खाने को दो। यह कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगा। यह सुनकर मैं घबराते हुए कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उस कंकाल ने अचानक अपने नुकीले दांत मेरे पैर में गड़ा दिए। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो मेरा खून पीने लगा था। यह देखकर मैं दर्द से छटपटाते हुए चिल्लाने लगा और जैसे तैसे कर खड़ा हुआ, परंतु फिर भी वो कंकाल मेरे पैर से लिपट कर मेरा खून पीने की कोशिश करता रहा। तो मैंने एक पैर से झटका देकर उसे नीचे पटक दिया और जो मेरे कंधों पर बैठा था उसे भी एक तरफ झटक कर फेंक दिया और वहां से भागने लगा। यह देखकर वो तीनों मां बहनें अजीब तरीके से गुस्से में चिल्लाने लगी। उनकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी
और मैं अपनी जान बचाने के लिए घबराते हुए भागते ही जा रहा था। मैं भागते भागते काफी थक गया था, लेकिन मुझे सड़क भी नजर नहीं आ रही थी। चांदनी रात में दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे। ऐसे में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रात के अंधेरे में कहां आ गया हूं। मैं भागते भागते पूरी तरह से थक चुका था। सांसें उखड़ रही थीं और पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मैं और नहीं भाग पाऊंगा। वो तीनों भयानक आत्माएं अब भी मेरे पीछे लगी हुई थीं। कभी वो हवा में उड़ती तो कभी जमीन पर रेंगती, पर उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। ऐसे में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहां जाऊं। इन सब के बीच मेरा मोबाइल तो पता नहीं कहां गिर गया था। मुझे खुद होश नहीं था। मुझे लग रहा था कि अब मेरा अंत निश्चित है। तभी अचानक किसी के टॉर्च की एक तेज रोशनी हमारे ऊपर पड़ी। जैसे ही वो रोशनी पड़ी, मैंने उस तरफ देखा। कोई हमारी तरफ भागते हुए आ रहा था। यह देखकर मैं कुछ बोलता कि तभी हाथ में एक लाठी लिए हुए एक बूढ़ा आदमी वहां पर आया। वो आदमी दिखने में बहुत साधारण था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। अब जैसे ही उस चुड़ैल और उसकी बहनों ने उस बूढ़े आदमी को देखा, तो वे वहां से घबराते हुए, चीखते हुए काले धुएं में बदलकर न जाने कहां चली गईं। उस वक्त मैं बहुत घायल हो चुका था। तो वो बूढ़ा आदमी भागते हुए मेरे पास आया और बोला, तुम ठीक तो हो ना बेटा? लेकिन घबराहट की वजह से मैं तो कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं उठने की कोशिश कर रहा था तो उस बूढ़े आदमी ने मुझे पकड़कर सहारा देकर खड़ा किया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, चलो बेटा मेरे साथ। ये कहते हुए वो मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा। उस वक्त मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मैं कहां हूं और सड़क किस तरफ है, जहां पर मैं अपनी एम्बुलेंस खड़ी करके आया था। उस वक्त तो घबराहट की वजह से मेरे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। अब वो आदमी मुझे पास ही बनी एक छोटी सी झोपड़ी में लेकर आया और सामने लगे हुए बिस्तर पर जैसे ही मुझे लिटाया तो मुझे किसी चीज का होश नहीं रहा और मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। ऐसे में आंखें खोलकर घबराते हुए मैंने चारों तरफ देखा तो वो बूढ़ा आदमी मेरे पास ही बैठा हुआ था। साधारण कपड़े पहने हुए वो आदमी मेरी तरफ देख रहा था। उस आदमी को देखकर मैं घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था। रात को जो कुछ मेरे साथ हुआ था वही बातें मुझे याद आ रही थीं, जिसकी वजह से मुझे घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी। तभी वो आदमी मेरी तरफ देखकर बोला, अब कैसा लग रहा है बेटा? ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, मैं यहां। ये कहते हुए घबराहट की वजह से मैं आगे कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे जख्मों पर उस आदमी ने कोई जड़ी बूटी का लेप लगा दिया था, जिससे जलन कम हो रही थी। यह देखकर मैं कुछ बोलता कि वो आदमी बोला, तुम कहां के रहने वाले हो? मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा, और वैसे अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। कुछ देर आराम करो, फिर चले जाना। यह सुनकर मुझे तो अभी भी रात की बात याद आने पर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मैं घबराते हुए बोला, वो कौन थे मेरे साथ? मैं हड़बड़ाते हुए आगे कुछ नहीं बोल सका। अब मेरी बात सुनकर और मुझे घबराया हुआ देखकर वो बूढ़ा आदमी बोला, वो एक चुड़ैल थी जो कभी पास के ही गांव की रहने वाली एक औरत थी। अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन शुरू से ही उसका व्यवहार काफी अजीब था। लोग कहते थे कि वो तंत्र मंत्र और जादू टोना करती है। किसी से ज्यादा बातें नहीं करती थी, हमेशा एक कमरे में ज्यादातर बंद रहती थी। उस बूढ़े आदमी ने फिर पूरी कहानी बताई कि कैसे उस औरत की अपने ससुराल वालों और पति से नहीं बनती थी, कैसे उसके पति ने तंग आकर आत्महत्या कर ली और कैसे ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। फिर वो अपनी 2 बहनों के साथ, जो उसी की तरह थीं, इस खेत की झोपड़ी में आकर रहने लगी। बूढ़े आदमी ने बताया, उस औरत को हर कोई डायन समझता था, इसलिए उसके डर की वजह से इस खेत की तरफ भी कोई नहीं आता था। फिर वो अपनी बहनों के साथ भीख मांगकर गुजारा करने लगी थी। एक दिन जब वो भीख मांग रही थी तो उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, और इस उम्मीद में कि उसे कुछ खाने को मिल जाए वो अपनी बहनों के साथ सड़क पार कर रही थी कि अचानक सामने से आते हुए किसी ट्रक से वे तीनों टकरा गईं, जिससे तड़पते हुए मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनके ससुराल वालों ने तो लाश को लेने से भी इनकार कर दिया। गांव वालों के समझाने पर जैसे तैसे उनका अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन सच तो यह था कि उनकी आत्मा अपने बच्चों के साथ भटकने लगी। जिस खेत पर वो रहती थी, उस खेत की तरफ रात को अगर कोई आता तो वो औरतें उसे अपनी काली शक्तियों से खींच लेती और फिर उसे मौत के घाट उतार देती थी। उसकी लाश को नोच कर खा जाती थी और उसका पूरा खून पी जाती थी। पहले जब 1-2 घटनाएं हुई तो लोगों ने इसे हादसा समझा, क्योंकि अगले दिन लोगों की नोची हुई लाशें खेतों पर मिलती थीं।
ऐसे में लोग अंदाजा लगाते कि शायद यह किसी जंगली जानवर का काम है। परंतु जब धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ने लगीं, तो लोगों का शक यकीन में बदलने लगा। अब चारों तरफ डर फैल गया था। कोई भी उस तरफ जाने से डरने लगा था। वो चुड़ैलें अपनी भूख मिटाने के लिए किसी एक को सड़क पर भेज देती, जहां उसकी लाचार सूरत को देखकर और उस पर दया करके अगर कोई उनके साथ यहां उन्हें घर तक लेकर आ जाता, तो वे तीनों बहनें उसे अपना शिकार बना लेती, उसे नोच नोच कर खा जाती, उसका पूरा खून पी जाती और फिर उसकी हड्डियों के कंकाल को वहीं अपनी झोपड़ी पर छोड़ देती थी। इस सड़क पर न जाने कितने लोग गायब हो चुके हैं, जिनका कोई पता नहीं चला। लगता है बेटा, तुम पहली बार रात के वक्त इस रास्ते से आए हो, जिसकी वजह से तुम उन चुड़ैलों के छलावे में आ गए। तुम तो यहां मदद करने आए थे, लेकिन यहां पर तुम्हारी जान पर बनाई। उस बूढ़े बाबा की बातें सुनकर मुझे सब कुछ समझ में आ गया था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। फिर मैं घबराते हुए बोला, लेकिन बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैं वहां हूं और आपने मेरी जान बचाई? अगर आप नहीं होते तो वो चुड़ैलें मुझे मार कर खा चुकी होती। मेरे घर वालों को तो मेरी लाश तक नहीं मिलती। मैं डरते हुए बोला और मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये सुनकर वो आदमी बोला, बेटा, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। आए दिन यह घटनाएं देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं गांव के ही मंदिर में पूजा पाठ करके अपना गुजारा कर लेता हूं। मेरे पास यह एक देवीय लाठी है। यह कहते हुए उसने अपनी लाठी दिखाई, जिस पर एक पवित्र कलावा और कुछ रुद्राक्ष बंधे हुए थे। यह लाठी मुझे मेरे गुरु ने दी थी। इससे मैं बुरी शक्तियों का मुकाबला कर सकता हूं। एक रात मैं अपने खेत पर आया हुआ था, तो किसी के चीखने की आवाज सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि आज फिर कोई इंसान उन चुड़ैलों के छलावे में आ गया है। इसलिए भागते हुए उसे बचाने के लिए, बिना यह सोचे कि मेरी भी जान जा सकती है, मैं उस झोपड़ी की तरफ चला गया। वहां मैंने देखा कि वो डायने किसी आदमी को मारने पर तुली हुई थी। जब मैं वहां पर पहुंचा तो उस आदमी को बचाने के लिए मैंने अपनी इस लाठी से उन चुड़ैलों पर हमला किया, और जैसे ही इस लाठी ने उन्हें छुआ, उनके पूरे बदन में जैसे आग लग गई। वो तड़पने लगी और चिल्लाते हुए भाग गईं। उस रात मैंने एक टेम्पो ड्राइवर को बचाया था। तभी से मैंने तय कर लिया था कि मैं रात के वक्त आने वाले लोगों की जान बचाने की कोशिश करूंगा। आज भी मैं अपनी झोपड़ी पर था और मेरा ध्यान हमेशा की तरह उसी चुड़ैल की झोपड़ी की तरफ था। तभी तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि आज फिर कोई उनके छलावे में आ गया है। यह महसूस होते ही मैं तुम्हें बचाने के लिए भागते हुए वहां चला गया। अगर मुझे कुछ देर और हो जाती तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ती। अब उनकी बात सुनकर मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। मैं कुछ देर और वहां रुका, फिर हिम्मत करके मैंने कहा, बाबा, सुबह का उजाला हो गया है, अब मुझे वापस लौटना है। मेरी हालत देखकर उन्होंने मुझे और आराम करने के लिए कहा, परंतु मैं अब एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहता था। ऐसे में वो बूढ़े बाबा मुझे हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर मेरी एम्बुलेंस तक आए, जहां एक तरफ मेरी एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। अब मैंने अपनी एम्बुलेंस स्टार्ट की। मेरे शरीर पर उन चुड़ैलों के नोचने की वजह से कई सारे जख्म हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही थी। लेकिन अब मैं जल्दी से जल्दी वहां से चले जाना चाहता था, इसलिए मैं अब वापस अपने घर जाने के लिए रवाना हो गया। मैं तेज रफ्तार में गाड़ी को दौड़ाते हुए जा रहा था। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। हर वक्त एक डर लग रहा था कि कहीं वो चुड़ैलें वापस ना आ जाएं। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे ही एम्बुलेंस में पीछे बैठी हुई हैं। घबराते हुए इधर उधर देखता तो कुछ भी नजर नहीं आता था। एक एक पल मैंने कैसे गुजारा था, यह सिर्फ मुझे ही पता है। जब मैं अपने घर पर पहुंचा तो मेरी हालत देखकर सब घर वाले घबरा गए और मुझसे पूछने लगे कि आखिर बात क्या हुई है। लेकिन घबराहट की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाया। फिर अपने घर वालों से यह कहकर कि बहुत थकान हो रही है, मैं अपने कमरे में आ गया। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसकी वजह से मैं बहुत डर गया था। उस रात मैं सो नहीं पाया। जैसे ही आंखें बंद करता तो मुझे वहीं सब कुछ याद आने लगता। मैं घबराते हुए अपनी आंखें खोल लेता। बड़ी हिम्मत करके मैं सोने के लिए लेटता, पर नींद कोसों दूर थी। अभी मुझे नींद ही नहीं आई थी कि तभी मुझे अपने कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई। तो जैसे ही मैंने देखा, मैं बहुत ज्यादा घबरा गया, क्योंकि मेरे कमरे का सामान अपने आप ही हवा में उड़ रहा था और फिर नीचे फर्श पर गिरकर टूट रहा था। यह देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं घबराते हुए उस तरफ देख रहा था कि अचानक मुझे किसी के हंसने की भयानक आवाज सुनाई देने लगी। यह सुनकर मैं घबरा गया और मुझे समझ में आ गया था कि यह आवाज किसकी है। मैंने घबराते हुए जिस तरफ से आवाज आ रही थी वहां सामने अलमारी की तरफ नजर घुमाई
तो मैं थर थर कांपने लगा, क्योंकि वो तीनों चुड़ैलें उस अलमारी के ऊपर बैठी हुई थीं और वो तीनों ही मेरी तरफ देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुरा रही थीं। फिर देखते ही देखते वे हंसने लगीं तो उनके दांत काफी ज्यादा भयानक हो गए, जिनसे खून टपक रहा था। यह देखकर मैं थर थर कांपने लगा था और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे घर वाले आ गए, परंतु मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। वे लोग घबराते हुए बार बार दरवाजा खटखटा रहे थे और मैं डर की वजह से दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। अब मैंने घबराते हुए उन चुड़ैलों की तरफ देखा, तभी उन्होंने अलमारी पर से कूदकर नीचे छलांग लगा दी। यह देखकर मेरी तो सांस ही जैसे गले में अटक गई थी। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। अब तो मुझे लगने लगा कि आज की रात तो यह लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी मेरे घर वालों ने मिलकर दरवाजे को धक्का देकर तोड़ दिया और अंदर आ गए। जैसे ही वे लोग अंदर आए तो वो चुड़ैलें न जाने कहां गायब हो गईं। इसके साथ में ही मुझे यह देखकर भी हैरानी हुई कि कमरे में जो टूटा हुआ सामान पड़ा था वो भी पलक झपकते ही बिल्कुल ठीक हो गया था। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। हर कोई मुझे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं डर से कांपते हुए बस चिल्ला रहा था और फिर घबराते हुए ही बेहोश हो गया। सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने बड़ी हिम्मत करके हड़बड़ाते हुए सारी बात जैसे ही घर वालों को बताई तो उनके तो होश उड़ गए। अब उन लोगों को मेरी चिंता सताने लगी थी। मेरे पापा ने किसी जानकार से इस बारे में बात की और वे लोग मुझे लेकर गांव के बाहर एक पीर बाबा के पास पहुंचे। वहां उस पीर बाबा ने मेरी तरफ देखकर आंखें बंद की और फिर आंखें खोलकर कहा कि उन चुड़ैलों ने इसके खून का स्वाद चख लिया है, इसलिए वो इसका पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक वो इसे जान से मारकर इसका पूरा खून नहीं पी जाती। यह सुनकर मेरे घर वाले बहुत ज्यादा घबरा गए। उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए मिन्नतें की, तो कुछ सोचकर वो बोले कि उन चुड़ैलों को बलि देनी होगी, खास तौर पर खून की। उन्होंने एक तावीज मेरे गले में बांधा और कुछ मंत्र पढ़कर पानी दिया। उन्होंने कहा, अब वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगी, पर उस रास्ते पर दोबारा कभी मत जाना। उस रात घर पर सब डरे हुए थे। तभी दरवाजे के बाहर से किसी के पायलों और चलने की आवाज आने लगी। हम सब ने घबराते हुए खिड़की से बाहर देखा तो वो तीनों चुड़ैलें आ रही थीं। वो घर के अंदर कदम रखती उससे पहले ही उन्होंने जैसे दरवाजे पर कदम रखा, उनके शरीर में जैसे एक जलन सी महसूस हुई। उनका शरीर जैसे जलने लगा था। अब वो तड़पते हुए चिल्लाने लगी और फिर देखते ही देखते अपने बेटों के साथ काले धुएं में बदलकर वहां से चली गईं। उस रात के बाद वो चुड़ैलें फिर कभी लौटकर नहीं आईं। शायद उस तावीज की वजह से वो मेरा पीछा छोड़कर चली गई थी। बड़ी मुश्किल से मैं इन सब से उबर पाया था। वैसे अब मैंने हमेशा के लिए एम्बुलेंस चलाना छोड़ दिया और अपने गांव में ही एक परचून की दुकान खोल ली। वहां रुपये चाहे थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन अब हर पल एक मौत का डर नहीं सताता। मैंने आप लोगों को अपनी यह घटना इसलिए बताई है कि काफी बार हम किसी की मदद करने के चक्कर में ऐसे छलावे में आ जाते हैं। किसी की मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं मदद करने के कारण हम किसी छलावे में आकर अपनी जान न गंवा दें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों और बहनों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। शमशाद भाई देवरिया से, मौसमी सिंह मोतिहारी बिहार से, एम्मानुएल जॉन इगुरी भाई हैदराबाद से, मधु मैया जी बंगलौर से, अकील भाई फर्रुखाबाद से, मोहन भाई झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, गोकाल भाई नवसारी से, सद्दाम हुसैन भाई बलिया से, राहुल भाई हस्तिनापुर जम्मूदीप से, अकीबतो भाई नागालैंड से, रविंद्र भाई आगरा उत्तर प्रदेश से, जाली गुमान भाई बखोरा खुर्द से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, जित्तू सिंह भाई वाराणसी से, नीतेश कुमार भाई इंडिया से, भूपेन चौधरी भाई असम गुवाहाटी से, जमाल भाई बंगलौर से, आदर्श बत्ती भाई तमिया छिंदवाड़ा से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल बिपारा से, तालिब अंसारी भाई इंदौर मध्य प्रदेश से, अमजद शेख भाई भोपाल से, राजू सिंह भाई शिलोंग से, सईद रशीद भाई दुबई से, संकेत दैवत भाई यवतमाल महाराष्ट्र से, रविंद्र परमार भाई मध्य प्रदेश से, आस्तिक कुमार पटेल भाई इंदौर मध्य प्रदेश से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, पंकज दृष्टि और चंचल जी दिल्ली से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, संजय खान भाई अशोकनगर मध्य प्रदेश से, हरीश भाई मुंबई से, सोनू भाई इंडिया से, चांदनी जी कोलकाता से, संदीप भाई छत्तीसगढ़ से, रघुबीर भाई दिल्ली से,
सागर भाई इंडिया से, बाबर आजम और रिजवान भाई पाकिस्तान से, मनोहर मोटवानी नंद बहादुर भाई इंडिया से, विनोद कुमार भाई हिमाचल प्रदेश से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, इसरार शेख भाई मुंबई से, मलिक भाई गुजरात से, लकी कुशवाहा भाई बदरवास से, तौसीफ सद्दाम भाई मुंबई से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, राजीव कुमार नाइक भाई रायरंगपुर ओडिशा से, राजू पांडे भाई सिंधी मध्य प्रदेश से, अनुज बुड़क भाई ओडिशा से, धीरज चौधरी भाई महाराजगंज से, हरबंस माहौर भाई आगरा से, सफीक भाई सऊदी अरब से, ताज वली खान और मुस्तफा खान भाई इंग्लैंड से, सनम खान भाई कराची पाकिस्तान से, अवेश शेख भाई पुणे महाराष्ट्र से, सुशांत तमंग भाई दार्जिलिंग सोनाडा से, जॉन संगतम भाई इंग्लैंड से, नरेश भाई बड़ौदा से, प्रवीण जाटव भाई बुलंदशहर से, प्रवीण भाई पेंड्रा छत्तीसगढ़ से, राहुल सिंह तंवर भाई भिवानी से, सरिता जी मालधन उत्तराखंड से, दीप सैनी और अंचल सैनी भाई फिजी से, निशा कश्यप जी इंडिया से, संजय खान भाई नागपुर से, रवि त्रिपाठी भाई लखनऊ से, रश्ब फाजिल का भाई पंजाब से, परमिला जी कतर से, मांगल जनजोत भाई दिल्ली से, आशुतोष भाई चंद्रपुर महाराष्ट्र से, सीता राय भाई नेपाल से, राकेश फाजिल का भाई पंजाब से, अभिमन्यु भाई उत्तर प्रदेश से, जोनी भाई हैदराबाद से, आसिफ अब्बासी भाई फिरोजाबाद से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लाहौरी सिरसा प्रयागराज से, अभिमन्यु भाई गोरखपुर से, पूजा और संदीप भाई हरियाणा से, नीलंका नाथ भाई असम से, अजीत भाई रायपुर से, सौरभ पटेल भाई कानपुर से, मजीद भाई मालदीव से, वंश भाई सूरत से, अर्जुन भाई नेपाल कवसौटी से, मनीष अमृत और तारा भाई सऊदी दमन से, रचना कुमारी जी बिहार से, आलम खान भाई गुजरात से, जॉन भाई इंग्लैंड से, मान्यप्रीत भाई पंजाब होशियारपुर से, सोमबीर जखर भाई हरियाणा से, विनोद भाई तमिलनाडु से, जीशान अहमद भाई तिरवा चंदनपुर से, शिवम राजा और ज्योति कश्यप गाजीपुर से, राहुल भाई गुजरात से, मोहन कुमार भाई कर्नाटक से, महेश चौधरी भाई गोदीनगर गुजरात से, भूषण वसंत पाटस्कर भाई पुणे महाराष्ट्र से, अशोक कुमार तिवारी, स्वरूपमा तिवारी, शाश्वत तिवारी और आरना तिवारी लखनऊ से, सचिन कुमार भाई राउरकेला उत्तराखंड से, वंश राजपूत भाई मध्य प्रदेश से, दिंजीना और नाईमूल भाई असम से, चंदन सिंह भाई लुधियाना पंजाब से, अख्तर हुसैन भाई कश्मीर से, अंकित दास भाई अरुणाचल प्रदेश से, जसप्रीत सिंह भाई न्यू दिल्ली से, किंगदीप सुब्बा भाई सोनाडा दार्जिलिंग से, अभिषेक सिंह भाई भागलपुर बिहार से, दिव्यांग वाघिया भाई मुंबई से, सफदर अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, और जिन भाइयों बहनों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन यहां नहीं लिया गया है वे परेशान न हों, अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो वीडियो में अपना नाम और शहर का नाम जरूर कमेंट करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।